नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मेंटरिंग माइंड्स अजय शर्मा के साथ। दोस्तों, प्रीवियस सेशन में हमने समझा था रिगार्डिंग बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी होती क्या है। हमने समझा बुक कीपिंग एक सिंपल वर्ड में रिकॉर्डिंग को कहते हैं, यानी जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस को हम सिस्टमैटिकली बुक में लिखते हैं, जिन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं। उन रिकॉर्डिंग को हम कहेंगे बुक कीपिंग। जब हम उसी रिकॉर्ड को एनालाइज करते हैं, यानी हम पता लगाते हैं कि बिजनेस में खर्च कितने हुए, बिजनेस में हमने कितना कमाया या बिजनेस के अंदर हमने कितने रुपए बचाए, ये सभी एनालिसिस को हम कहते हैं अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बीच में बेसिक फर्क को आप अच्छे से समझ गए हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंट बेसिक टर्मिनोलॉजीज दैट आर यूज्ड इन अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी की बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होंगी, इन कंसेप्ट्स को, इन बेसिक टर्मिनोलॉजीज को हम काफी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। व्हाट आर दीज अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, यानी व्हाट आर दीज बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि जो भी बिजनेसमैन होता है वो बिजनेसमैन या तो एक फैक्ट्री लेता है या एक फैक्ट्री परचेज करता है, या फिर बेसिकली वो एक ऐसे शॉप को अरेंज करता है जहां पर वो अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सके। अगर फैक्ट्री है तो प्रोडक्ट्स को वो मैन्युफैक्चर कर सके। लेकिन इस फैक्ट्री को हासिल करने के लिए, इस बिजनेस यूनिट को हासिल करने के लिए ये बिजनेसमैन कुछ न कुछ रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। मान लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति, ये एक ट्रेडर, ये एक बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये पैसे यानी ये रुपए 10,000 रुपए बिजनेस को मिल रहे हैं या फिर बिजनेसमैन दे रहे हैं। आप पाएंगे ये दोनों चीजें तो एक बराबर है, यानी बिजनेसमैन 10 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। जिस प्रकार दो व्यक्ति एक दूसरे को पैसे देते और लेते हैं, यानी एक व्यक्ति पैसा देता है तो दूसरा व्यक्ति पैसा लेता है, उसी तरह से यहाँ पर दो व्यक्ति मौजूद हैं। एक व्यक्ति है बिजनेस और दूसरा व्यक्ति है द ट्रेडर यानी बिजनेसमैन। याद रहे, बिजनेसमैन एक नेचुरल पर्सन है जिसने जन्म लिया है, वाइल बिजनेस एक ऐसा यूनिट है जो लीगली फॉर्म की गई है, लीगली इनकॉर्पोरेट की गई है, इसीलिए हम इसे आर्टिफिशियल पर्सन कहेंगे। सो यहाँ पर आर्टिफिशियल पर्सन को रुपए मिले, किसने दिए? ट्रेडर ने। याद रहे, वो रुपए जो ट्रेडर ने बिजनेस को दिए, राइट, ताकि बिजनेस एस्टैब्लिश हो सके, बिजनेस इनकॉर्पोरेट हो सके, राइट, और बिजनेस आगे प्रोग्रेस कर सके। ऐसा रुपया, ऐसा पैसा जो बिजनेस को मिला उसे हम कहेंगे कैपिटल, राइट। जैसे हम किसी से पैसे लेते हैं तो हमें ये पैसे लौटाने होते हैं, हमारे लिए कर्ज हो जाता है, हमारे लिए एक लाइबिलिटी हो जाती है। उसी तरह से बिजनेस के लिए ये कैपिटल एक लाइबिलिटी होगी, यानी बिजनेस को ये रुपए फिर से लौटाने होंगे इस ट्रेडर को। अब हमें पता है कि अगर बिजनेसमैन को ये पूरे के पूरे पैसे लौटा दिए तो बिजनेस बंद हो जाएगा। इसीलिए बिजनेसमैन क्या करता है, ये ट्रेडर क्या करता है, इन रुपयों को वो बिजनेस में रहने देता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर बिजनेस में इस तरह की लाइबिलिटी को परमानेंट लाइबिलिटी कहा जाता है, यानी कैपिटल एक तरह से परमानेंट लाइबिलिटी हो जाती है बिजनेस की। आगे बढ़ते हैं। मान लो बिजनेस में से कुछ रुपए बिजनेसमैन या ट्रेडर अपने घर ले जाता है। हमें पता है कि जो भी ट्रेडर है उसने बिजनेस शुरुआत ही करी इसलिए ताकि वो लोगों की सेवा कर सके और साथ साथ में अपनी जरूरतों को भी वो पूरा कर सके, है ना। तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करता है और उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा वो अपने घर ले जाता है। ऑब्वियसली बिजनेस से ये रुपए जा रहे हैं, बिजनेस के पास से ये पैसे लौट कर वापस ट्रेडर के पास जा रहे हैं। तो ये रुपए जब बिजनेसमैन लेकर के जाता है तब इन्हें कहा जाता है ड्रॉइंग्स। याद रहे, बिजनेस को पूरा का पूरा अधिकार है
ये 2 लाख रुपए वापस मांगने का। इसीलिए ड्राइंग्स बन जाती है बिजनेस के लिए एसेट। याद रहे, हम जो भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे, ना कि ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने 2 इंपॉर्टेंट चीजें समझी, कैपिटल और ड्राइंग्स। कैपिटल वो चीजें होती है, यानी वो रुपए होते हैं, वो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो गुड्स होते हैं, वो प्रॉपर्टी होती है जो ट्रेडर बिजनेस में लेकर आता है, यानी बिजनेस में वो सभी चीजें आती हैं। ड्राइंग्स वो चीजें होती हैं जो बिजनेस में से वो ट्रेडर ले जाता है। ठीक है, तो ये चीज तो हमें बेसिकली समझ में आई कि कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगी और ड्राइंग्स बिजनेस के लिए एसेट होगा। अब आप पाएंगे कि ये इस तरह से एक शॉप है, या मान लीजिए इस तरह से हमारा एक आउटलेट है जहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने डिस्प्ले के लिए रखे हैं। हमने बहुत सारे एम्प्लॉइज भी यहाँ पर रखे हैं ताकि कस्टमर्स को मदद कर सके, हेल्प कर सके। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए, राइट, ऑब्वियसली उसके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, टेक्निकलिटीज की जरूरत पड़ती है और अच्छे एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सभी प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमने एक शॉप का अरेंजमेंट किया, ऑब्वियसली उन्हीं रुपयों से जो ट्रेडर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, राइट, और उससे हमने खरीदे ये प्रोडक्ट्स। ये जो प्रोडक्ट्स हमने रखे हैं डिस्प्ले के लिए ताकि हम इन्हें बेच करके प्रॉफिट कमा सके, इन सभी प्रोडक्ट्स को हम कहेंगे गुड्स। याद रहे, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वेंडर हैं तो हमारे लिए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हुए, राइट, वो सभी को हम गुड्स कहेंगे। सो गुड्स आर बेसिकली दोज कमोडिटीज इन विच अ ट्रेडर इज डीलिंग। दूसरा एग्जांपल, मान लो एक केमिस्ट है, एक फार्मासिस्ट है जो दवाइयां बेचता है, राइट, तो जो दवाइयां बेच करके पैसे कमाता है, मुनाफा कमाता है, उसके लिए ये जो दवाइयां हैं वो उसके लिए गुड्स बन जाएंगे। ठीक है, तीसरा एग्जांपल, मान लो अगर हम कोई बुक्स बेच रहे हो या फिर हम स्टेशनरी बेच रहे हो, तो स्टेशनरी बेच करके जो हम मुनाफा कमाते हैं, जो हम प्रॉफिट कमाते हैं, राइट, ये स्टेशनरी प्रोडक्ट्स उस पर्टिकुलर स्टेशनर वेंडर के लिए हो जाएंगे गुड्स। सो गुड्स बेसिकली वो कमोडिटीज होती हैं जो ट्रेडर उसमें डील करता है एवरी डे। हमें यह भी पता है कि ये सभी प्रोडक्ट्स एक दिन में बिक नहीं जाने वाले। इनफैक्ट एक महीने में हम पाएंगे कि सब प्रोडक्ट्स बिक भी जाएं तो नए प्रोडक्ट हम ले आते हैं ताकि हम हमारे कस्टमर्स को निराश न करें। थ्रू आउट द ईयर हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स, कोई ना कोई कमोडिटीज बच जाती हैं। जो अनयूज्ड गुड्स बच गए उन्हें स्टॉक कहा जाता है या ब्रॉड लेवल पर उन्हें इन्वेंटरी भी कहा जाता है। तो इन्वेंटरी बेसिकली रॉ मटेरियल की भी होती है, इन्वेंटरी वर्क इन प्रोग्रेस की भी होती है, या इन्वेंटरी देखा जाए तो फिनिश्ड गुड्स की भी होती है। इनफैक्ट देखा जाए तो स्टॉक बेसिकली वो चीजों का होता है जो हमने अनयूज्ड गुड्स को अपने डिस्प्ले में रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट द ट्रांजैक्शंस। अब बिजनेस में ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रांजैक्शन। ट्रांस यानी ट्रांसफर एंड एक्शन मींस द एक्शन जो एक से दूसरे जगह पर ट्रांसफर हो रहा हो। अब ये कौन सा एक्शन है? द आंसर है एक्शन है परचेज या सेल करने का। सो परचेज या सेल करने के एक्शन को जब हम ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंसीडरेशन, तब उसे कहा जाता है ट्रांजैक्शन। देखते हैं यहाँ पर दो ट्रांजैक्शंस के बारे में। परचेज मशीनरी वर्थ ₹40,000 पेइंग द अमाउंट इन कैश, यानी यहाँ पर हमने मशीन खरीदी और हमने पैसे दे दिए, है ना। यानी बिना पैसे दिए क्या हम ये मशीन हासिल कर पाएंगे? ऑब्वियसली आंसर आएगा नहीं। सो विदाउट पेइंग यू कैन नॉट गेट एनीथिंग। ठीक है, हमने कैश पे किया और हमें मशीन मिल गई। इस ट्रांजैक्शन में सिंस कैश इन्वॉल्व हुआ है, इमीडिएट पेमेंट हुआ है, इसलिए हम इसे कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर फोकस करते हैं। यहाँ पर हमने मशीन खरीदी 40,000 की। किससे खरीदी? हमने राहुल से खरीदी। अब जब हम मशीन राहुल से खरीद रहे हैं तो हम राहुल को बदले में दे क्या रहे हैं? सिंस हमने राहुल को कुछ दिया नहीं, यानी कैश दिया नहीं, इनफैक्ट हमने राहुल को प्रॉमिस किया कि हम 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद या कुछ समय बाद हम तुम्हें रुपए पे कर देंगे।
ठीक है ना। ऐसे ट्रांजैक्शन में जहां पर प्रॉमिस इन्वॉल्व होता है, राइट, उस प्रॉमिस वाले ट्रांजैक्शन को हम कहेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो अब हमें समझ में आया कैश ट्रांजैक्शन जहां पर कैश इन्वॉल्व हुआ है, एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो है जहां पर प्रॉमिस इन्वॉल्व होता है, यानी जहां पर कैश नहीं है। सो ट्रांजैक्शन बेसिकली दो तरह के हो गए, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। याद रहे ये दोनों को हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कहते हैं। क्यों मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है? क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ पर मनी इन्वॉल्व है, वैल्यू इन्वॉल्व है प्रोडक्ट्स का। यहाँ पर मशीन की कीमत है 40,000 रुपए और 40,000 एक वैल्यू होती है, राइट। सिंस ये वैल्यू इन्वॉल्व है इसीलिए हम इसे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कहेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द इंपॉर्टेंट पार्ट रिगार्डिंग वाउचर। जब भी कोई प्रोडक्ट या तो हम खरीदते हैं या बेचते हैं, तो आप पाएंगे कि मार्केट में जब हम दवाइयां खरीदते हैं तो दवाइयां खरीदने के बाद हमें ट्रेडर एक बिल देता है ना। वो बिल होता है जिसके जरिए हम पेमेंट करते हैं। एज अ बिजनेसमैन हम एक फार्मासिस्ट हैं और हम दवाइयां बेच रहे हैं। तो जब हम दवाइयां कस्टमर्स को बेचते हैं, कस्टमर्स दवाइयों को बेचने के बाद हम साथ साथ में एक बिल जनरेट करते हैं। इस बिल को कहते हैं मेमो, राइट। मेमो यानी कैश मेमो। ये कैश मेमो वो मेमो होता है, वो डॉक्यूमेंट होता है जो साबित करता है कि कस्टमर और सेलर के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है विद रिगार्डिंग टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट। ऐसे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को हम कहते हैं वाउचर। तो वाउचर में देखा जाए तो एक तरह से वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हम ये भी हो सकता है कि जैसे हमारी एक पैथोलॉजिकल लैब है और यहाँ पर हम पेशेंट्स के ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, तो जब हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पर हम कस्टमर्स के ब्लड टेस्ट करते हो या एक्सरे प्रोवाइड करते हो या फिर हम सिटी स्कैन करते हो या कोई भी XYZ सर्विस प्रोवाइड करते हो, जैसे इंश्योरेंस देना, एडवर्टीजमेंट करवाना या मार्केटिंग करना या लॉजिस्टिक यानी गुड्स सप्लाई करना, ये सभी सर्विसेज में आता है। ये सभी सर्विसेज के लिए हम इशू करेंगे रिसीट। तो रिसीट बेसिकली उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को कहेंगे जहां पर सर्विसेज इन्वॉल्व होगी। तो याद रहे वाउचर बेसिकली दो तरह के हमने समझे। पहला है मेमो जहां पर गुड्स खरीदे या बेचे जाते हैं। दूसरा है सर्विसेज यानी रिसीट जहां पर सर्विसेज ली या दी जाती है, ठीक है। ये दोनों अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। इन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स के बिना ट्रांजैक्शंस हम बुक्स में लिख नहीं सकते। नेक्स्ट इज लाइक अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मॉल में अलग अलग प्रोडक्ट्स डिस्प्ले में रखे गए हैं, इनके सब के वैल्यूज दिए गए हैं और साथ साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंटली वैल्यू कट करके बताया गया कि 150 का सामान आपको मिलेगा 75 रुपए में, यहाँ पर 60 रुपए का सामान 49 रुपए में मिलेगा, 90 रुपीज का सामान 75 रुपीज में मिलेगा। आप पाएंगे कि यहाँ पर 90 रुपए का सामान 75 रुपए में दिया गया, यानी 15 रुपए कम दिए गए। क्या ये 15 रुपए सिर्फ विमेन कस्टमर्स को हैं या फिर मेल कस्टमर्स को है, या फिर ये प्रोडक्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर डे के लिए है, या फिर ये पर्टिकुलर डिस्काउंट अगर देखा जाए तो या फिर सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए है? द आंसर इज नहीं। ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिस्काउंट तो हर किसी के लिए है, यानी मेल हो, फीमेल हो, रिच हो, पुअर हो, लड़का हो, लड़की हो, ऑल ऑफ देम, सभी तरह के कस्टमर्स के लिए ये डिस्काउंट है। याद रहे ऐसे डिस्काउंट को, जो बिजनेस डिस्काउंट, जो बिजनेस हर किसी को देता है, इसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। सो ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो एवरी ट्रेडर देता है ताकि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। अब कस्टमर्स को डिस्काउंट इसीलिए दिया जाता है ताकि वो अट्रैक्ट हो, राइट। कस्टमर हमारे पास आए और हम उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेच पाए। बेसिकली ये एक विन विन सिचुएशन होती है जहां पर कस्टमर्स को लगता है कि कुछ रुपए उन्हें, मतलब कोई प्रोडक्ट उन्हें सस्ते में मिला, और हमें ये होता है कि हमने कस्टमर्स, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को बुला करके हमने प्रोडक्ट भले ही सस्ते में बेचे लेकिन बल्क में बेचकर हमने पैसे कमाए। नेक्स्ट तरह का डिस्काउंट है जिसे कहा जाता है कैश डिस्काउंट। अब ये बेसिकली होता क्या है, जब हम
पर्टिकुलर आउटलेट में, मान लीजिए इस तरह से हमने ये कार्ट पर बहुत सारे सामान ले लिए, राइट, और देन रिसेप्शन काउंटर पर हम चले गए। वहां पर जाने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने हमसे पूछा कि सर आपके ट्रांजैक्शन या मैडम आपके ट्रांजैक्शन 5000 के ऊपर जा रहे हैं, तो क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है? सर या मैम ने कहा कि यस हमारे पास क्रेडिट कार्ड है। ओके, तो पर्टिकुलर बैंक का अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ओ ग्रेट। सो हेंस हमने क्या किया, या पर्टिकुलर कस्टमर ने क्या किया, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो था उनके पास वो उन्होंने दे दिया और एक्स्ट्रा डिस्काउंट उन्हें मिला। सो ये जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला ताकि कस्टमर एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करे, उसे कहेंगे कैश डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि हम कस्टमर्स को पर्टिकुलर एक्शन को इनिशिएट करने के लिए, या तो जल्दी पेमेंट करने के लिए या तो एक प्रॉपर तरीके से पेमेंट करने के लिए हम उन्हें प्रेरित करें, उन्हें मोटिवेट करें, राइट। तो हमने समझा दो तरह के डिस्काउंट, वन इज द ट्रेड डिस्काउंट एंड द अदर वन इज कैश डिस्काउंट। मान लीजिए हमने 40,000 के गुड्स बेचे एट 10% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट। तो अब ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा 5% कैश डिस्काउंट, राइट, ये हम यहाँ पे समझने वाले हैं। सो ग्रॉस वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज 40,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, अगर एक लास्ट जीरो पर अगर हम हाथ रख लें तो हमें 10% मिल जाता है, तो 10% यहाँ पर आता है 4,000 रुपए। याद रहे ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस वैल्यू, ठीक है। हमें जो वैल्यू मिली इसे कही जाती है नेट वैल्यू। याद रहे कि कैश डिस्काउंट जो कैलकुलेट होगा वो नेट वैल्यू पर कैलकुलेट होगा, न कि ग्रॉस वैल्यू पर। सो अगर 5% निकाला जाए 36,000 का तो हमें मिलेंगे 1,800 रुपए। इस तरह से 10% यानी 3,600, 10% का आधा करेंगे तो हमें 5% मिलता है। इस तरह से 3,600 का आधा करेंगे तो 1,800, पेमेंट होगा 34,200 का। हमने इस पर्टिकुलर बेसिक एग्जाम्पल के जरिए समझा किस तरह से ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट कंसिडर किया जाता है। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इस तरह के क्वेश्चन समझेंगे जहां पर आपको ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा। ये कैलकुलेशन हमें उस समय मदद करेगा। नाउ कैश डिस्काउंट बेसिकली वो डिस्काउंट होता है जो बेसिकली ट्रेडर एक कस्टमर को प्रोवाइड करता है एज एन इंसेंटिव, ताकि वो जल्दी पे कर ले या फिर वो एक अलग तरीके से या तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या जैसा भी चाहे उस तरह से वो पेमेंट कर ले, ठीक है। हम बिजनेस में ट्रक्स खरीदते हैं, कभी कंप्यूटर खरीदते हैं, कभी हम बिजनेस के अंदर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, फैंस खरीदते हैं, हम बेसिकली देखा जाए तो एस्केलेटर लगाते हैं, यानी बहुत सारी तमाम तरह की चीजें हम खरीदते हैं ताकि हम अपने बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। याद रहे जो भी प्रोडक्ट हम बिजनेस में खरीदते हैं अपनी बिजनेस एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए उन्हें हम असेट्स कहते हैं। सो असेट्स बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है, एक बिजनेस की हमारे लिए एक वो कमोडिटी होती है जो हमारी एफिशिएंसी बढ़ाती है। अगर हम देखे जाएं तो बेसिकली असेट अलग अलग तरह के होते हैं। एक इस तरह का असेट होता है जहां पर मशीन है और इस मशीन की लाइफ देखा जाए तो 1 साल से ज्यादा है, प्लस ये हमारे लिए कॉस्टली तो है ही, लेकिन ये मदद करता है हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए। इस तरह के असेट को हम फिक्स्ड असेट कहते हैं, यानी फिक्स्ड असेट वो होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है और ये हमें मदद करते हैं बिजनेस प्रोडक्शन के लिए, बिजनेस एफिशिएंसी के लिए, राइट। दूसरी तरह के अगर हम कहें तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट है जो हमें मदद करते हैं, जैसे गुड्स हो गए। यहाँ पर गुड्स हम बेचते हैं, खरीदते हैं ताकि हम अपने कस्टमर्स को हम अट्रैक्ट कर सकें और कस्टमर्स से हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले सकें। एनी हाउ ऐसे असेट जो हम स्टॉक ऑफ गुड्स कहेंगे, राइट, या फिर कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये हमारे लिए असेट हुए। इन असेट, सिंस ये असेट फ्लक्चुएट होते रहती हैं, चेंज होते रहती हैं, हम इन्हें कहते हैं करंट असेट। तो करंट असेट बेसिकली वो असेट होती हैं जो फ्लक्चुएट होते रहती हैं, जो कम ज्यादा होते रहती हैं, राइट। कैश बैलेंस, आज बैंक में 10 लाख रुपए डाल दिए तो बैंक बैलेंस बढ़ गया। आज अगर बैंक से हमने शाम को 5 लाख रुपए निकाल लिए, बैंक बैलेंस कम हो गया। तो ये बैंक बैलेंस, कैश, उसी तरह से डेटर्स, आगे हम समझेंगे कि डेटर्स क्या होते हैं, यानी कस्टमर्स,
या फिर हमारे लिए स्टॉक, ये सब कम ज्यादा होते हैं, इन्हें हम कहेंगे करंट एसेट्स। नेक्स्ट इज लाइक, हम कभी कभी एज अ बिजनेसमैन हमारे पास जो रुपए बच जाते हैं हम उन्हें इन्वेस्ट कर लेते हैं ताकि हम मार्केट फ्लक्चुएशंस का फायदा उठा सकें। हम इन्हें शेयर्स खरीद लेते हैं या हम बॉन्ड्स खरीद लेते हैं या डिबेंचर्स खरीद लेते हैं। In fact, in simple terms, share, debentures and bonds are nothing but investment in other company. हम दूसरे कंपनी में पैसे लगाते हैं, हम उसमें हिस्सेदारी लेते हैं by purchasing equity shares and preference shares. हम उन्हें लोन देते हैं by way of debentures या bonds, राइट? उसी तरह से हम या तो हम फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं किसी कंपनी में। तो ये सभी तरह के जो हम अपने पैसे दूसरों को दे रहे हैं, इन्हें हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट्स। तो ये तीसरे तरह का असेट हुआ जिसके जरिए हमें मार्केट फ्लक्चुएशंस का फायदा मिल सके। तो हमने समझा कि तीन तरह के, यानी यहाँ पर तीन तरह के हमारे लिए असेट होंगे। एक है फिक्स्ड असेट जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, एक इन्वेस्टमेंट्स हैं जहाँ पर हमने शेयर्स या डिबेंचर्स या बॉन्ड्स या बेसिकली फिक्स डिपॉजिट हमने किसी और कंपनीज में या किसी और बिजनेस हाउस में किया है। और करंट असेट वो होते हैं जो फ्लक्चुएटिंग होते रहते हैं, राइट? कम ज्यादा होते रहते हैं। नेक्स्ट इज लाइक द लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज क्या होंगी? दोस्तों, जीवन के अंदर हम बहुत सारी चीजें तो खरीदते हैं। कुछ चीजें हम कैश में खरीदते हैं और कुछ चीजें हम उधार दे करके खरीदते हैं, है ना? जैसे कभी कभी हम टीवी खरीद कर लाते तो हैं लेकिन उधार में ले आए, पैसा हम बाद में चुकाएंगे, यानी हमारे सर पे एक कर्ज है, इस कर्ज को हम कहेंगे लाइबिलिटी। तो जिस प्रकार से हम हमारे जीवन में लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, राइट, कुछ चीजें खरीदते हैं उधार पर, बिजनेस भी तो ऐसा ही करता है। बिजनेस भी कुछ चीजें उधार में लेता है, कभी पैसे उधार में लेता है तो कभी गुड्स उधार में लेता है, राइट, कभी प्रॉपर्टी उधार में लेता है। तो जब ये उधार में लिया जाता है, राइट, इस उधार को चुकाना भी तो जरूरी है। इस उधार को हम कहेंगे लाइबिलिटी। दो तरह की बिजनेस में लाइबिलिटी होती है। एक है परमानेंट लाइबिलिटी जो है कैपिटल, राइट? कैपिटल वो होता है कि जो बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, जो भी अमाउंट ट्रेडर ने इन्वेस्ट किया, बिजनेस को उसे लौटाना है, वो लौटाएगा नहीं, इसीलिए ये लाइबिलिटी बिजनेस की बन जाती है परमानेंट लाइबिलिटी। क्योंकि अगर हम ये इसे लौटा देंगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा। कभी कभी हम बैंक से लोन लेते हैं ताकि हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकें या अपने बिजनेस को मैनेज कर सकें। जो भी हो, जब आपने बैंक से लोन लिया, आपको ये रुपए चुकाने हैं। जब ये रुपए चुकाने पड़ेंगे, हम इन्हें कहेंगे करंट लाइबिलिटी। सो बैंक लोन हमारे लिए एक करंट लाइबिलिटी है क्योंकि हमें इसे लौटाना है किसी आउटसाइडर को। कभी कभी हम सप्लायर से गुड्स उधार में खरीदते हैं, हमें इन सप्लायर्स को रुपए लौटाने हैं, तो ऑब्वियसली ये जो सप्लायर को पैसे लौटाने हैं हमारे लिए बन जाएगी लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी यानी हमारे लिए देना। सो परमानेंट लाइबिलिटी हो जाएगी कैपिटल, और मान लेते हैं आउटसाइडर्स लाइबिलिटी हो जाएगी बैंक लोन। तो बेसिकली असेट एंड लाइबिलिटी बिजनेस के पार्ट एंड पार्सल है। एक तरह से सिक्के के दो पहलू हैं, जहां पर हम हेड्स यानी असेट और टेल्स यानी लाइबिलिटीज। मान लीजिए बिजनेस में असेट एंड लाइबिलिटीज है। असेट है 60,000, लाइबिलिटीज 40,000। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो हम आइडेंटिफाई करेंगे असेट ज्यादा है और लाइबिलिटीज कम। तो जब भी बिजनेस में लाइबिलिटी यानी आउटसाइड लाइबिलिटी, अगर आउटसाइड लाइबिलिटी कम होती है और हमारे बिजनेस के असेट ज्यादा होते हैं, हम ऐसे पर्टिकुलर बिजनेस को, ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को सॉल्वेंट पर्सन कहते हैं। तो सॉल्वेंट पर्सन वो व्यक्ति होता है जिसके असेट ज्यादा होते हैं देन लाइबिलिटीज। लेकिन कुछ इस तरह से ऑपोजिट भी होता है, जहां पर असेट कम होती है और लाइबिलिटीज ज्यादा। तो जब असेट कम है, लाइबिलिटीज ज्यादा, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पर्सन को हम कहेंगे इंसॉल्वेंट पर्सन। तो बिजनेस भी इसी तरह के होते हैं। बिजनेस में असेट ज्यादा होती है जनरली और लाइबिलिटीज कम होती है। इसीलिए बाय डिफॉल्ट हर बिजनेस को, एवरी पर्सन को सॉल्वेंट पर्सन माना जाता है। इंसॉल्वेंट पर्सन डिक्लेयर करने के लिए आपको कोर्ट में बैंक्रप्सी
डिक्लेयर करनी पड़ती है और कोर्ट डिक्लेयर करती है, जजेस डिक्लेयर करते हैं कि एक पर्टिकुलर बिजनेस इंसॉल्वेंट है या नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। हम बिजनेस में जब उधार में गुड्स बेचते हैं तो ये गुड्स हम किसे बेचेंगे? आप पाएंगे कि कस्टमर्स हमारी दुकान में आते हैं, ये वो कस्टमर्स हैं जिनको हम पहचानते हैं। तो सिंस ऐसे कस्टमर्स जिनको हम पहचानते हैं और हम उधार में गुड्स देते हैं, या फिर हमारा एक बिजनेस पैटर्न है जहां पर हम गुड्स कस्टमर को उधार में बेचते हैं, ऐसे कस्टमर्स जिनको हमने उधार में गुड्स बेचा उन्हें हम कहेंगे डेटर्स। तो डेटर वो व्यक्ति होता है, वो कस्टमर होता है जिनको एज अ ट्रेडर ने उधार में गुड्स बेचा हो। याद रहे, इस बायर से, इस कस्टमर से हमें पैसे निकालने हैं, राइट? हमारे पास ये पैसे आने चाहिए, ये कस्टमर हमें पैसे लौटाना चाहिए। इसीलिए ऐसे कस्टमर्स जिनसे हमें पैसे रिकवर करने हैं हमारे लिए बन जाएंगे असेट। याद रहे, डेटर्स हमारे लिए असेट होते हैं। उसी तरह से हम कभी न कभी सप्लायर से गुड्स खरीदते हैं, जैसे हमने रॉ मटेरियल खरीद लिया या फिर हमने कोई गुड्स खरीदा। अब ये गुड्स खरीद करके हमने अपने शॉप में डिस्प्ले किया। डिस्प्ले करने के बाद कस्टमर्स आए, प्रोडक्ट लेकर के चले गए। ठीक है, हमने पैसे रिकवर भी कर लिए। अब हमें इन सप्लायर्स को ये पैसे लौटाने हैं। तो ये सप्लायर्स जिनसे हमने उधार में गुड्स खरीदे थे उन्हें हम कहेंगे क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर्स वो सप्लायर होते हैं जिन्हें हमें पैसे लौटाने हैं। हमारे लिए ये सप्लायर्स, ये क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होते हैं। सो डेटर्स हमारे लिए बन जाएंगे असेट और क्रेडिटर्स हमारे लिए बन जाएंगे लाइबिलिटीज। तो दोस्तों, आज के सेशन में हमने समझा कैपिटल क्या होता है, ड्रॉइंग्स क्या होती है। कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए असेट होती है। कैपिटल बिजनेस में पैसे, बिजनेसमैन पैसे देता है, ड्रॉइंग्स यानी पैसे ले जाता है। हमने ये भी समझा कि बिजनेस में कितने तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं। हमने समझा कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन वो होता है जहां पर कैश इमीडिएटली इन्वॉल्व होता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में पेमेंट फ्यूचर डेट पर होती है। हमने समझा कि बिजनेस में असेट और लाइबिलिटीज क्या होती है। असेट वो चीज होती है, वो प्रॉपर्टीज होती है जो बिजनेस अक्वायर करता है ताकि अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सके। लाइबिलिटी वो रुपए होते हैं जो बिजनेस को लौटाने होते हैं एज एन आउटसाइडर को, राइट? हमने समझा डिस्काउंट कितने तरह के होते हैं। हमने समझा ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो एवरी बिजनेसमैन हर किसी बायर यानी हर किसी कस्टमर को देता है, लेकिन कैश डिस्काउंट वो देता है स्पेसिफिक कस्टमर को ताकि वो कस्टमर उस स्पेसिफिक तरीके से बिहेव करे। हमने समझा सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट पर्सन क्या होते हैं। सॉल्वेंट पर्सन वो होता है जिसके असेट ज्यादा होते हैं और लाइबिलिटीज कम। हमने समझा जिसकी लाइबिलिटीज ज्यादा है और असेट कम, ऐसे व्यक्ति को इनसॉल्वेंट पर्सन कहा जाता है। और हमने ये भी समझा कि डेटर्स वो कस्टमर्स होते हैं जिनको बिजनेस ने उधार में गुड्स बेचे हैं और उनसे पैसे रिकवर करने हैं, वाइल क्रेडिटर्स वो सप्लायर होते हैं जिनसे बिजनेस ने उधार में गुड्स खरीदा और उन्हें पैसे लौटाने हैं। ये रही कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्मिनोलॉजीज और आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट अदर टर्मिनोलॉजीज का। एनीहाउ, तब तक देखते रहें मेंटरिंग माइंड्स विद अजय शर्मा।